गीतकार कवि जो भावनाओं को लय और तुकबंदी में व्यक्त करता है। आप हम क्या सोचते हैं ये गीतकार बखूबी समझा देता है। आज हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने लिरिसिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर और इंडियन पोएट AM तुराज। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं फर्स्ट इंडिया पर। जी शिखा, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल फर्स्ट इंडिया का। AM तुराज जी को जाने तो इनके बारे में बता दूं कि बहुत सी प्रसिद्ध फिल्मों, नाम क्या लें, सूची इतनी बड़ी है। पद्मावत हो, बाजीराव मस्तानी हो, हीरा मंडी हो या फिर सत्य प्रेम की कथा हो, इन फिल्मों में इन्होंने अपनी गीत के बोल के दम पर खूब नाम कमाया, खूब प्रसिद्धि पाई। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इनकी जर्नी कैसे शुरू हुई और कैसे पूरा सफर रहा। आपके नाम अनगिनत ऐसे गाने हैं जिन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की, लोगों के दिलों तक पहुंचे, रूह में बस गए, और आज भी कुछ गाने ऐसे हैं जिनके बोल हैं वो दिल से निकलते नहीं। सबसे पहले जानेंगे क्योंकि आपने टीवी शो से अपना सफर शुरू किया था, फिर आप 2006 में फिल्मों के लिए लिखने लगे। कैसी पूरी जर्नी को आप देखते हैं? ये जर्नी बिल्कुल वैसी है जैसी होनी चाहिए, यानी जैसी होने से मतलब है कि चूंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ सिनेमा इतना एक्सपोज नहीं था या आर्ट इतना एक्सपोज नहीं था। तो वहाँ मुझे एक स्ट्रगल करना पड़ा अपने घर में कि मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, और वो स्ट्रगल किया। उसके बाद फिर मुंबई जाके फिर वहाँ स्ट्रगल किया। 2002 में मैं मुंबई पहुँचा, तकरीबन दिसंबर का महीना या नवंबर होगा। तो उसके बाद फिर चूँकि मुझे टीवी का काम मिल गया, ये फिल्मों में गाने लिखने का काम तो नहीं मिला, लेकिन टेलीविज़न में मुझे काम मिल गया। मैं स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स लिखने लगा, या कहीं कोई टाइटल ट्रैक लिखना होता था तो वो किया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे 2005 में फिर मुझे पहली फिल्म कुड़ियों का है ज़माना मिली, जो 2006 में रिलीज़ हुई। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब जो है वो गानों का काम मिलना, चूँकि मैं गाने ही लिखने गया था, और मुझे लगा कि अब ये काम मिलना बहुत आसान हो जाएगा और फटाफट मुझे एक के बाद दो, दो के बाद 3 और 4, 10, 100 फिल्में मिल जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक स्ट्रगल शुरू हुआ। तो मैं टीवी का काम छोड़ चुका था क्योंकि मुझे लगा ये शुरू होगा तो मुझे यही करना है। तो फिर मैं टीवी का काम छोड़ चुका था, और उसके बाद फिर काफ़ी परेशानियां आईं क्योंकि और फिल्में नहीं मिली। और फाइनली 2010 में मुझे वो फिल्म मिली जिसका मुझे इंतज़ार था, और वो फिल्म थी संजय लीला भंसाली जी की गुजारिश। इसके पहले मैंने और भी काफ़ी फिल्में की, लेकिन वो इस लायक नहीं थी, या यूँ कह लीजिए कि स्ट्रगल उन्होंने ख़त्म नहीं किया था और वो चल रहा था। जी, क्योंकि आपने बताया कि किस तरह से आपकी जर्नी रही, संजय लीला भंसाली का जिक्र, क्योंकि आपने ना सिर्फ गुजारिश बल्कि उनके साथ बहुत सी फिल्मों में काम किया और कई प्रसिद्ध गीत भी लिखे। इसके बारे में जिक्र होंगी क्योंकि चर्चाओं में काफ़ी रहता है। घूमर सॉन्ग जो कि आज भी शादी ब्याहों कार्यक्रम में बजता ज़रूर है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? संजय लीला भंसाली के साथ वर्किंग एक्सपीरियंस और ये गाने। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राजस्थान का और ख़ास तौर से आपके चैनल का। चूँकि घूमर गाने की बात हुई है तो मुझे वो गाना, चूँकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए एक मुश्किल काम था ऐसा एक गाना लिखना जो राजस्थान का एंथम बने और वो शादियों में और फंक्शंस में वो बजे और वो राजस्थान के कल्चर को प्रमोट करे। सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये थी, और मैं उसमें कामयाब हुआ। तो मैं आज बहुत खुश हूँ यहाँ बैठ के, क्योंकि मैं उसी धरती पे बैठ के उसी गाने की बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही ख़ास लम्हा है। और दूसरी बात ये कि संजय जी के साथ काम करना बहुत मुश्किल काम है, चूँकि वो इतने बड़े डायरेक्टर हैं और वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत बारीकी के चश्मे से वो देखते हैं। तो और मेरे ख्याल से इतना ही मुश्किल होना भी चाहिए, क्योंकि अच्छा काम इससे कम में होता नहीं है। तो उनके साथ काम करना मुश्किल रहा, लेकिन मेरे लिए आसान इसलिए रहा कि मैं 2010 से लेके, पहली फिल्म थी गुजारिश, और उसके बाद फिर बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, गंगूबाई और फाइनली हीरा मंडी तक मैंने उनके साथ 12-13 साल काम किया। और भी आने वाले अभी कई प्रोजेक्ट हैं उनके साथ, और दूसरे भी हैं। तो उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ख़ास तौर से यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि एज ए गीतकार जो मुझे मेरा जो भी कुछ काम को मेरे अप्रिशिएशन मिला वो संजय जी की फिल्मों से ही मिला, क्योंकि उन्होंने मेरी जो पोइट्री है तो वो तुकबंदी तो बिल्कुल नहीं है, और गाना लिखना बहुत मुश्किल काम है, और उसमें एक पोइट्री ख़ास तौर से मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं दूसरे लोगों की बात नहीं करता,
तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं कोशिश करता हूं कि गाने में शायरी और शायरी भी वो जो हमारे कल्चर को, हिंदुस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट करती हो। और वर्ल्ड में चूंकि हमारा जो सिनेमा है वो छोटा सिनेमा नहीं है, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि हीरा मंडी जो है वो 192 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है। तो यूँ समझ लीजिए कि उसके थ्रू पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जो सिनेमा है वो रिप्रेजेंट हुआ। और मैं बड़ा खुश हूँ और मैं अपने आप को बड़ा लक्की समझता हूँ कि मुझे उसमें काम करने का मौका मिला। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि वो पोइट्री पहुँचे, और संजय जी उस पोइट्री को बहुत वैल्यू करते हैं। यहाँ ये बात मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा, वो पोइट्री को बहुत वैल्यू करते हैं, क्योंकि पोइट्री हमारे कल्चर का हिस्सा है। पोइट्री गुजराती में भी होती है, पोइट्री जो है वो मारवाड़ी में भी होती है, पोइट्री मराठी में भी होती है, पोइट्री उर्दू में भी होती है, पोइट्री हिंदी में भी होती है, अंग्रेजी में भी होती है। तो पोइट्री होती है, वो किसी भी ज़बान में हो, पोइट्री किसी ज़बान की मोहताज नहीं है। तो वो उस पोइट्री को, उस ख्याल को और शायरी को या कविता को बहुत एडमायर करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ उनको थैंक्स भी करना चाहूँगा, और वो ज़्यादा ख़ास मेरे लिए इसलिए हैं, और इसीलिए शायद मेरे गीत जो हैं वो लोगों तक ज़्यादा पहुँचे। क्योंकि अगर आपके सभी गीतों की बात करें तो उसमें दर्द भी दिखाई देता है, वो आज के समय के हिसाब से भी होता है। तो आपके जो जॉनर हैं वो कौन सा पसंदीदा है, और अगर आप यहाँ पर वही कोई अपना गीत गाना चाहें, गुनगुनाना चाहें, तो फिर वो भी आपके मुख से। देखिए, मेरा ऐसा तो कोई जॉनर नहीं है, क्योंकि मैं एक गीतकार हूँ और मैं हर तरह की फिल्में लिखना चाहता हूँ, और मैंने लिखने की कोशिश भी की है, आगे भी लिखना चाहता हूँ। हर तरह का, हर सिचुएशन पे गीत लिखना चाहता हूँ, क्योंकि जितने भी गीतकार होते हैं वो फिल्म के लिए लिखते हैं, खुद के लिए नहीं लिखते हैं। और गाने भी जो हैं वो फिल्म के लिए होते हैं, गानों के लिए फिल्म नहीं होती है। तो मेरा तो खुद का कोई जॉनर चलता नहीं। मेरा बस चले तो मैं हर फिल्म में कम से कम 2 से 3 गज़लें डलवाऊँ, क्योंकि एक्चुअल शायरी, पोइट्री वही होती है, या कविता डलवाऊँ, लेकिन वो नहीं हो सकता। तो मुझे तो ऐसे देखा जाए तो मेरे सारे गाने पसंद हैं, और मैं, जैसा मैंने कहा कि मैं बहुत ही क्वालिटी वर्क करना चाहता हूँ। क्वालिटी वर्क इन द सेंस ये नहीं कि मैं कोई इस तरह का काम, मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी गाना लिखूँ उसमें कोई मैसेज हो, उसमें कोई पोइट्री हो, और ऐसी बात जो किसी के खुशी में या किसी के गम में उसको टच कर सके, उसको छू सके, और वो उससे राहत फील कर सके या कुछ मोटिवेट हो सके। मेन तो मेरा ये रहता है कि उससे कोई बंदा किसी राह की तरफ मोटिवेट हो सके। तो मैं ये कोशिश करता हूँ। तो मैं एक गाना यहाँ पे अपना ऐसे गुनगुनाना चाहूँगा, हालांकि मैं सिंगर नहीं हूँ। एक फिल्म थी जिसका नाम था गंगूबाई काठियावाड़ी, और उसमें गाना था जो उसको शूट तो नहीं किया गया था, बट वो एंड स्क्रॉल में फिल्म के चलता था। शायद इसी वजह से वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचा। वो गाना अरिजीत सिंह ने गाया था उसको, और मुझे बहुत पसंद था। मुझे लगता है कि मैंने जितने भी अब तक गाने लिखे हैं, मैंने इससे अच्छी पोइट्री किसी गाने में नहीं की। और वो ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत बड़ी पोइट्री है, नहीं, वो इसलिए अच्छी है कि उस पोइट्री में जो है वो अंधेरे से रोशनी की तरफ जाने की बात है। और आर्ट जो होता है वो सरापा, यानी टोटलिटी में आर्ट जो है वो अंधेरे से रोशनी की तरफ जाने का नाम है, यानी एक मोटिवेशन होना चाहिए। तो वो गाना यही था कि मुस्कुराहट को भी आने पे मजा आने लगे, गम को भी इतनी खुशी दो, वो मुस्कुराने लगे, मुस्कुराहट को भी आने पे मजा आने लगे। ये था। क्या बात है, बहुत खूब झलकता है, क्योंकि आपने कहा कोई आपका फेवरेट नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि लाइफ एक्सपीरियंस भी आपकी गीत में दिखाई देते हैं। जी, इसमें जैसा कि ये है कि मुस्कुराहट को भी आने पे मज़ा आने लगे, गम को भी इतनी खुशी दो वो मुस्कुराने लगे। इसमें अंतरा मैं यहाँ एक बता दूं, उदासियों के तले मुस्कुराहटें हैं दबी, जरा से होंठ हिलाओ तुम्हें दिखेंगी अभी, उसको देखो जो तुम्हें जिंदगी दिखाने लगे, गम को भी इतनी खुशी दो वो मुस्कुराने। क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, जिंदगी रुकने का और पीछे मुड़ने का या पीछे पलट के जाने का नाम नहीं है। आपकी पूरी जर्नी की आपने बात करी, तो बॉलीवुड का सफ़र आपके लिए भी आसान नहीं था। आपने कहा कि आप आए और जिस तरह से आप आते हैं, ग्रामीण परिवेश भी आपका रहा, फिर यहाँ पर आना, कोई आपको
चुनौतियों को सामना करना पड़ा। अब नेपोटिज्म का भी बहुत जिक्र होता है, इसी तरह की कोई परेशानी आपको हुई? नहीं, देखिए कोई इस तरह की कोई नेपोटिज्म टाइप की कोई चीज़ तो मुझे अड़चन नहीं बनी मेरे सामने, क्योंकि मेरे ख्याल से जितने भी फिल्म इंडस्ट्री से लोग बिलोंग करते हैं उनके बच्चे ज़्यादा एक्टर ही बनते हैं, तो राइटर वाइटर तो बहुत कम बनते हैं, तो ये भी शायद हो सकता है, बट ऐसा मुझे लगता नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये बाहर के लोगों के लिए ऐसा लगता होगा कि साहब ये किसी एक्टर का बेटा है तो ये आ गया। सच्ची बात, मैं चूंकि वहाँ काम करता हूँ, वहाँ रहता हूँ, तो सच बात ये है कि देखिए ये उनका यही बिजनेस है। तो यहाँ भी जब कोई बंदा कोई शॉप खोलता है, सपोज करो किसी ने कोई एजेंसी ली हुई है और उसके बच्चे वो चाहेगा कि वो उसे ही आगे बढ़ाए, तो उनका वही काम है फिल्म मेकिंग का, या कोई एक्टर का बेटा है तो वो दूसरा काम तो कुछ करता नहीं है, तो वो वही करेगा, वो उसको जानता है, उसको उसने बचपन से देखा है। हम लोग तो वहाँ जाके स्ट्रगल करके वो चीज़ें सीखते हैं, देखते हैं, लेकिन वो तो वहीं पले बड़े होते हैं, तो वो उसको बेहतर कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर वो लोग आना चाहें तो उनके लिए भी वो रास्ता बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैं कोई सोने की दुकान खोलूँ कि भाई सोना है, उसमें मैं किसी और के बच्चों को तो बिठा नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है मैं अपने बच्चे को बिठाऊंगा, तो उनके लिए भी वैसा ही है। तो मुझे इसमें कुछ लगता नहीं है कि कोई नेपोटिज्म है या कोई, देखिए आर्ट जो है ना, और वो लोगों के लिए चीज़ बनती है, कोई ऐसा नहीं कि वो खुद के लिए बनाते हैं। आप मत देखिए, अगर आपको किसी एक्टर का बेटा या किसी प्रोड्यूसर का या डायरेक्टर का पसंद नहीं है तो उसको मत देखिए, आप ऑटोमेटिक घर बैठ जाएगा। और ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोग आए और वो घर बैठ गए। एक दो फिल्म ठीक है, जो घर वालों ने एक जैसे इनिशियली कोई किसी को खड़ा करता है, जैसे किसी बिजनेस को हम खड़ा करते हैं, वो उन्होंने बना दिया। अब आपके अगर वो अच्छा आर्टिस्ट है तो उसको क्यों नहीं आना चाहिए, वो किसी का भी हो। अच्छा आर्टिस्ट है वो किसी, चाहे वो अच्छा लिरिसिस्ट हो या अच्छा एक्टर हो या अच्छा डायरेक्टर हो या कोई भी हो, वो कहीं से ही बिलोंग करता हो, वो किसी करोड़पति का बच्चा हो, किसी फिल्म वाले का हो, किसी इंडस्ट्रियल का हो या किसी गरीब आदमी का हो, उसको आना चाहिए। चूंकि यहाँ बात आती है आर्ट की और इंडियन सिनेमा की बात आती है। यहाँ जब फिल्म रिलीज होती है वो फिर किसी की फिल्म नहीं रहती, वो इंडियन सिनेमा होता है। क्योंकि आज हम पूरे वर्ल्ड में हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं नहीं, मतलब हमारी इंडस्ट्री उसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो फिर हमारे देश की बात आती है। तो उसमें जो बेहतर टैलेंट है वो किसी का भी हो और कहीं से भी हो, किसी प्रदेश से, किसी भी वर्ग से हो, वो उसको आगे आना चाहिए और उसे करना चाहिए। मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि आप भी एक एग्जाम्पल हैं इसका, क्योंकि आपकी जो जर्नी रही वो भी, और इतनी बेहतरीन फिल्मों के लिए आपने गीत लिखे, तो वाकई ये भी एक एग्जाम्पल है। और इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपको कोई परेशानी हो। अच्छा किया आपने, मैं ये बोलना भी चाहता था। बिल्कुल। और अब अपन अगर इस पर आगे बात करें तो जो भी आपका आज तक के लिए काम रहा, तो उसके लिए जब आपको सम्मान मिलता है तो फिर आप कैसा महसूस करते हैं, या फिर आने वाले जो आपके प्रोजेक्ट्स रहेंगे उनके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं उन्हें? जी देखिए, पहली बात तो जो जब अप्रिशिएशन मिलता है किसी भी काम करके तो बहुत अच्छा लगता है। और उससे होता ये है कि उससे ऐसा तो कुछ नहीं होता कि कोई एक्स्ट्रा कोई फिल्म मिल जाती है या कोई बहुत पैसे मिल जाते हैं या कोई बहुत आगे आप बूस्ट हो जाते हैं। नहीं, उससे आपका जो अंदर का जो आपका आर्टिस्ट होता है उसको बहुत बूस्ट मिलता है जब कोई आपको अप्रिशिएट करता है। वो चाहे किसी ट्रॉफी के थ्रू करता हो या किसी ऐसे बोल के आ और वाह करता हो। मैं तो चूंकि पोइट्री पढ़ता हूँ तो पोइट्री के इवेंट्स में मैं जाता हूँ, तो वहाँ जो वो लोग, जैसे गाना रिलीज़ होता है तो अब किसी ने कहीं सुना गाना, उसको पसंद आया, उसने आ वाह की, तो वो हम तक नहीं पहुँचती। लेकिन जब हम स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते तो सामने अगर कोई चीज़ किसी को अच्छी लगती तो वो जो आ और वाह करता है तो उसका एक अलग मज़ा होता है, वो डायरेक्ट पहुँचता है, तो वो अच्छा ही लगता है। तो जितने भी अवार्ड्स मिले हैं मुझे बहुत अच्छा लगा है। आपको क्योंकि जो सम्मान मिला, तो आपके लिए भी कोई अपना सुपर हीरो बॉलीवुड में या फिर और कोई रहा है जिसको आप देख करके चाहत रखते थे? और अब जो नया यूथ आ रहा है और भी, उन्हें आपको क्या लगता है, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं जो आपकी जर्नी से वो सीख सकते हैं? चैलेंजेस तो हर फिल्म के अलग होते हैं, तो बस जर्नी से तो कोई इतना ही सीख सकता है कि कैसे आपको जो चीज़ें हमारी आ चुकी हैं उससे ही लोग सीख सकते हैं कि इस तरह की चीज़। अब वो सीखने का मतलब भी है कि उस तरह की चीज़ फिर कोई सामने वाला ले। जैसे जनरेशन नई आ रही हैं और सिनेमा हमारा आगे बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे सिनेमा का स्टाइल भी बदल रहा है, म्यूज़िक का स्टाइल बदल रहा है और फिल्म मेकिंग बदल रही है, फिल्म का जो नरेशन है, जो नैरेटिव है वो बदल रहा है। तो सीखने ऐसा इसमें कुछ नहीं होता, ये तो आदमी का खुद का एक्सपीरियंस होता है। बट मैं यही कहूँगा कि अगर किसी को कुछ सीखना है तो वो अपनी पसंद के अच्छे पोइट्स, अगर राइटिंग सीखनी है तो, अगर फिल्म मेकर बनना है तो अपनी पसंद के डायरेक्टर्स को पढ़ें, उनका काम देखें
और अगर राइटिंग सीखनी है तो उनका काम देखें, या मुझे कोई अगर पसंद करता है, मेरे जैसा लिखना चाहता है, तो वो मेरा काम सुने और उस पे आगे चले और कोशिश करे। और मेरे ख्याल से चैलेंजिंग, चूँकि इतने दिन से काम कर रहा हूँ, तो मैं अगर आज भी कुछ कोई फ़िल्म के लिए लिखता हूँ तो मेरे लिए उतना ही चैलेंज होता है जितना पहले दिन था। तो वो तो कम नहीं होगा, क्योंकि जिस फ़िल्म के लिए मैं काम कर रहा हूँ वो बिल्कुल नई है मेरे लिए। वो स्क्रिप्ट नहीं है, उसके एक्टर्स नए हैं, उसके कैरेक्टर्स नए हैं, उसकी धुनें बिल्कुल नई बनेंगी। तो मेरे लिए उतना ही चैलेंज होता है जितना पहली फ़िल्म के। तो जो भी लोग आएंगे उनके लिए वो हर फिल्म, ये देखिए आर्ट जो है ना, ये कोई ऐसा कोई इस तरह का बिजनेस नहीं है कि एक बार चला दिया तो फिर वो चलता रहेगा। यहाँ तो हर फिल्म में आपको उतना ही चैलेंज होता है और आपके लिए वो उतनी ही मुश्किल और नई होती है जितनी पहली फिल्म थी। क्रिएशन कभी खत्म नहीं होता, वो हर बार उतना ही नया है जितना पिछली बार था। क्योंकि आप 2006 से आपकी शुरू हो गई थी जर्नी और 19 साल आपको बीत गए हैं, 20 साल आपको होने वाले हैं। लेकिन आज जैसे जो आपके गीत थे उनमें बहुत सादगी, सौम्यता और एक संदेश आपने कहा भाव था। आजकल के गीतों को कितना अलग पाते हैं, और आपके एक गीत अगर देखें तो काफ़ी अलग है। तो आपको लगता है कुछ बदलाव की ज़रूरत है अब युवा पीढ़ी या देखिए, मेरा ये मानना है कि हर दौर में हर तरीका का काम हुआ है। ये जैसे मैं अपनी अगर मिसाल दूं कि मेरे पास भी ऐसे काम आते हैं मैं नहीं करता, तो यही अगर इस तरह गाने रिलीज होते हैं, आपको पसंद नहीं है तो मत सुनिए। लेकिन अब मुश्किल ये है कि उनके सुनने वाले मौजूद हैं। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैं पोएट्री करता हूँ, बाकी के बहुत सारे राइटर ऐसे हैं जो रैप लिखते हैं। तो रैप सुनने वाली भी ऑडियंस है, उसका क्या किया जाएगा? तो वो तो मुझे नहीं सुनती है। और एक आदमी 140 करोड़ लोगों के लिए काम नहीं कर सकता, और ना 140 करोड़ लोग एक जैसे हैं। तो जब एक जैसे होता क्या है, हम जो ये या जो भी लोग इसको अच्छा या बुरा मानते हैं, जो अच्छा मानते हैं वो इसलिए मानते हैं क्योंकि उनका ये स्टाइल होता है, जो इसको बुरा मानते हैं वो इसलिए मानते हैं कि उनका वो स्टाइल नहीं होता। तो ये बहस इसलिए चलती है, वरना बहस के आप वो गाने मत सुनिए, आप वो चीज़ें आपके लिए बनी ही नहीं है। तो जो जिसके लिए बनी है वो सुने, और यहाँ उसकी भी ऑडियंस है इसलिए बन रहे, वरना तो ये बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अगर ऑडियंस इस तरह के गाने सुनने बंद कर दें तो बिल्कुल दूसरे दिन किसी भी पिक्चर में ऐसा गाना नहीं आएगा, क्योंकि वो भी लोगों के लिए ही बनाते हैं। घर पे तो बच्चों के बर्थडे में चलाते नहीं है ना, बच्चों के बर्थडे में वो गाने बजाते हैं, रिलीज करते हैं बाकायदा, और लोग उस पर उसको देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो हालांकि इससे बरक्स एक चीज़ ये है कि बिल्कुल इस तरह की चीज़ों के मैं सख्त खिलाफ हूँ, मैं अगर अपनी बात करूँ। लेकिन सच्चाई जो मैंने बयान की है पहले, सच्चाई ये भी है, और सच्चाई ये भी कि मैं इस तरह की चीज़ों के खिलाफ हूँ, क्योंकि सुनने वाले तो हैं, देने वाले भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह की चीज़ें ना करें जो कल उन्हें शर्मिंदगी हो या किसी भी सुनने वाले को हो, और फिर जब डिस्कशन हो और फिर हम उसको जो है उससे आंखें ना मिला सके। ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आर्ट जो है ना, जैसे मैंने कहा, आर्ट बहुत डिफरेंट चीज़ है। ये रूह का काम है, ये दिमाग का और कानों का काम है ही नहीं। और अब इसमें यह होता है कि जो मेकर्स होते हैं या जो डिसीजन मेकर होते हैं, जो पब्लिशर होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि भाई हमारा इसमें पैसा लग रहा है, आर्ट वार्ट जो है वो तेल लेने जाए, हमारा पैसा भी लग रहा है तो हमको वो भी कवर करना। तो वो फिर उन लोगों को तलाश करते हैं जो इस तरह की चीज़ें सुनना चाहते हैं, ढूंढते हैं और उनके लिए वो चीज़ें बनाते हैं। तो इसमें ना किसी राइटर का कसूर है, ना किसी डायरेक्टर का कसूर है। इसमें जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो पब्लिशर्स हैं, इसमें अगर मुझे नहीं लगता कि वो भी कसूरवार हैं, क्योंकि उनको भी लोगों के लिए काम करना। तो अगर हैं तो वो हैं, और उसके बाद अगर कोई है तो वो सुनने वाले हैं। तो जिस दिन वो इस तरह की चीज़ें बंद कर देंगे, वो लोग बनाना बंद कर देंगे। और मुझे लगता है जो आपने जवाब दिया वो वाकई में ऐसा है कि इतना बेहतरीन है कि अब इस पे भी डिबेट खत्म हो जाएगी कि आखिर क्यों लोग अलग अलग राय वाले, क्योंकि आपने कहा कि क्योंकि सुनते हैं इसलिए। अब जो लोग बैठ के जैसे डिस्कशन कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो लोग या तो वो हैं जिन्हें वो चीज़ अच्छी लगती है, या तो वो हैं जिनको वो चीज़ बुरी लगती है। तो अगर दोनों वो लोग बैठे हुए हों जिनको वो अच्छी लग रही है तो कोई डिस्कशन नहीं होगा, या जिनको बुरी लग रही है तो कोई डिस्कशन नहीं होगा। आपकी पूरी जर्नी और आपके जो गाने हैं, कुछ कविताएं भी आप अगर सुनाना चाहें, क्योंकि आप काफ़ी बेहतरीन तरीके से कविताएं लिखते भी हैं, कुछ अगर अंत में कोई दिल के करीब हो जो आप। जी हाँ, बिल्कुल, मैं 2-3 शेर यहाँ पढ़ देता हूँ। जैसे कि इसमें ये जो आपने कहा है कि इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, और दूसरा ये कि इसमें ये भी रहेगा, और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो राइटर्स पे या शायर पे या पोइट्स पे या कवि पे इस तरह के मतलब उनको इस नज़र से देखते हैं कि यार ये बहुत सैड बातें करते हैं, बहुत संजीदा, बहुत सैड होते हैं, और ऐसी बात थोड़ा ही होती है, आम जिंदगी में ऐसी बातें थोड़ा ही की जाती हैं। तो उनके लिए ये शेर है कि आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं, आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं,
हम हैं आंसू, हम किसी के गम की निगरानी में हैं। तो हमें अलाउ नहीं है यार ये सब करना। हम चूंकि राइटर हैं और हमारा ये काम है, तो हम चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर चीज़, और आदमी की जो ज़िंदगी है ना, इसमें खुशी के पल बहुत कम होते हैं अगर देखा जाए। जैसे सुबह से शाम तक की अगर हम जर्नी को हम थोड़ा सा याद करें, तो उसमें कहीं ना कहीं हम ऑफिस में आते हैं, हमारे कुलीग के साथ कुछ झंझट होता है, फिर हमारे बॉस के साथ होता है, फिर ऐसा यार अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता। कहीं ना कहीं तकलीफ, दुख है, और खुशी के पल तो मुश्किल से 1 या 2 आते हैं। खैर उनको हम भूल जाते हैं। तो ज़िंदगी जो है वो उतार चढ़ाव का नाम है, तकलीफ़ों का ही नाम है ज़्यादातर। और दूसरा एक शेर मैं और पढ़ूँगा, मैंने इस पे सबक की तरह इसको याद किया है और इस पे काम किया। ये शेर मैं इसलिए हर जगह पढ़ता हूँ कि शायद किसी मेरे सुनने वाले की ये समझ में आ जाए और वो उसके लिए कुछ मोटिवेशन बन जाए। शेर ये है कि ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो, और इसलिए गुमनाम रखा है तुझे, क्यों तू मेरे नाम से बदनाम हो। जो आपके फैंस हैं, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए कोई संदेश फर्स्ट इंडिया के माध्यम से? बस उनके लिए यही है कि अच्छे गाने सुने, अच्छी फिल्में देखें, और चूंकि आपके देखने से अगर आप अच्छा देखना शुरू कर देंगे, अच्छा सुनना पसंद कर देंगे, तो लोग हमसे अच्छा काम कराने लगेंगे, और वो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि अच्छाई हर चीज़ के लिए अच्छी होती है, और बुराई जो है जिसमें ज़रा सी भी लगती है वो किसी भी चीज़ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए हम सबको मिलके कुछ अच्छा करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ जाने माने इंडियन पोएट, लिरिसिस्ट और स्क्रिप्ट राइटर AM तुराज। उन्होंने बहुत खूब बातें कही कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, लेकिन चलती का नाम ही ज़िंदगी है। और इनके गानों का इतना लोगों पर, दिल से लोगों ने प्रेम किया, लोगों के पर इतना खुमार चला कि अभी भी जो गाने हैं, हालांकि इनके लगातार आए, हीरा मंडी हो या फिर पद्मावत हो, बाजीराव मस्तानी हो, लोगों ने खूब प्यार दिया, और आज भी इनके गीत लोग दिल खोल करके सुनते हैं और उससे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर खूब प्यार देते हैं। तो आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।